एक ऐसी खौफनाक टेक्नोलॉजी जो हंसते खेलते इंसान को रिमोट कंट्रोल कठपुतली और बेरहम कातिल बना दे। जहां एक तरफ पोलो की खतरनाक माइंड कंट्रोल चिप पूरी दुनिया को घुटनों पर लाने के लिए तैयार है, वहीं कहानी में असली भूचाल तब आता है जब नाडिया को पता चलता है कि उसका अपना पति ही सबसे बड़ा गद्दार था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब एक एजेंट एन मौके पर नाडिया को ही गोली मार देता है। आखिर क्या है इन सारे ट्विस्ट के पीछे का सच, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिटाडेल सीजन 2 को। सीजन 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, पहले उसे देख ले, उसके बाद सीजन 2 को कंटिन्यू करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सीजन 2 की शुरुआत इंग्लैंड में होने वाली एक बोट पार्टी को दिखाते हुए होती है। वहां पर हम CIA एजेंट जेम्स हच नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उस पार्टी में एंटर करता है। हालांकि उस पार्टी में उसे इनवाइट नहीं किया गया था, इसलिए अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी उसे रोक देती है। मगर जेम्स मैक्सवेल को जानता था जिसकी वो पार्टी थी, लेकिन जेम्स को वहां कोई भी नहीं जानता था। मैक्सवेल खुद सामने आकर पूछने लगता है कि तुझे इस VIP पार्टी में आने को किसने कहा। तभी अचानक जेम्स गार्ड्स पर हमला कर देता है और मैक्सवेल के चेहरे पर उसकी ड्रिंक का ग्लास तोड़ देता है, जैसे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसी हाथापाई में जेम्स एक लड़की को भी पानी में गिरा देता है। इसके बाद वो मैक्सवेल को दबोच कर बैठाता है और उसे पूछता है कि 2 महीने पहले तूने US से एक कार्गो स्मगल करवाया था, जिसका पेमेंट पोलो ब्रागा ने किया था। अब बता पोलो कहाँ है। मैक्सवेल डर के मारे बता देता है कि वो मार्सिले के बाहर रहता है। जब जेम्स पूछता है कि कार्गो में क्या था, तब मैक्सवेल कहता है उसमें एक आदमी था और वो कोई और नहीं बल्कि बर्नार्ड था। इसके बाद कहानी फ्रांस में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम एक आलीशान घर के अंदर बर्नार्ड को देखते हैं जो आर्नोल्ड नाम के आदमी से पूछताछ कर रहा था। बर्नार्ड उसे पूछता है तुम्हारे कितने भाई हैं। आर्नोल्ड कहता है 3। तभी पीछे से एक आदमी बर्नार्ड से कहता है उन तीनों के नाम पूछो। आर्नोल्ड रोते हुए कहता है राफेल, मेल और लुइस। वहाँ आर्नोल्ड की एक सर्जरी हो रही थी। जैसे ही सर्जरी कंप्लीट होती है, उसके बाद जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ आदमी था वो सामने आता है, जो कोई और नहीं बल्कि पोलो ब्रागा है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। आर्नोल्ड पूछता है मुझे मेरे सिर में कुछ महसूस हो रहा है, आखिर वो क्या है। पोलो बोलता है कि बस एक मेटल का टुकड़ा है, एक रिसीवर। अगली सुबह पोलो बर्नार्ड को लेने के लिए आता है और उसके बाद वो दोनों जंगल में जाते हैं। वहां पर पोलो की खास जोआना आकर बताती है हम सब तैयार हैं, और उसके बाद वो अपने लोगों से बोलती है ले आओ उसे। पोलो बर्नार्ड से कहता है अब अपना कमाल दिखाओ। आर्नोल्ड को सामने लाया जाता है और शार्लोट नाम की लड़की रिसीवर को सिंक करती है और पोलो से कहती है काम हो चुका है, आप ऑर्डर दे सकते हैं। पोलो अपने इशारे से आर्नोल्ड को कंट्रोल करने लगता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है और आर्नोल्ड के हाथ में बंदूक दे देता है। इसके बाद पोलो के इशारे पर आर्नोल्ड अपने ही तीनों भाइयों को गोली मार देता है। जब आर्नोल्ड होश में आता है तो वो चीख चीख कर रोने लगता है। उसे कंट्रोल से बाहर जाता देख पोलो गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये सब क्या होने लगा। पोलो आर्नोल्ड से बंदूक लेकर उसी को गोली मार देता है और बर्नार्ड पर चिल्लाने लगता है कि मैंने इतने महीने इंतजार किया इस दिन के लिए, इसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। पोलो चाकू लेकर आर्नोल्ड के सिर के अंदर से रिसीवर निकालता है और हंसते हुए कहता है ये अभी भी काम कर रहा है। वो रिसीवर को बर्नार्ड के हाथ में थमा देता और कहता है पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रहा हूँ। इसके बाद कहानी आगे जाती है जर्मनी में, जहाँ हम सुनहरे बालों वाली नाडिया को देखते हैं जो एक फल खरीदती है जिसके अंदर उसे एक पेन ड्राइव मिलता है। उसके बाद वो अपने घर आती है जहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी आशा के साथ रह रही है। नाडिया अपनी बेटी से कहती है कि ये भद्दा मास्क मत पहनो। वो अपनी बेटी को आम खाने के लिए देती है, मगर आशा कहती है कि बच्चों को चॉकलेट देते हैं, आम नहीं। नाडिया जैसे ही पेन ड्राइव चेक करने बैठती है, तभी अचानक बाहर से जो बच्चा चीख चीख कर रो रहा था वो अचानक चुप हो जाता है। ये एक तरह का अलार्म सिस्टम था। नाडिया को शक होता है कि जरूर कोई घर के अंदर घुस आया है। वो अपनी बेटी को फुसफुसाते हुए छुपने को बोलती है और फिर बंदूक लेकर किचन की तरफ जाती है, मगर तभी नाडिया पर गोलियों की बौछार हो जाती है। वो किसी तरह छुपती है, मगर एक लड़की अंदर आती है और नाडिया के साथ जबरदस्त फाइट करने लगती है। वो लड़की अपर्णा नाडिया को कड़ी टक्कर देती है और आखिर में उसे जमीन पर पटक देती है। फिर वो चाकू से उस पर हमला करने ही वाली थी, मगर अपनी माँ को बचाने के लिए आशा अपर्णा को पकड़ लेती है, पर वो बच्ची थी इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। आखिर में नाडिया किसी तरह उस हमलावर को घर के बाहर फेंक देती है और सोचती है कि वो मर गई होगी। वो अपनी बेटी को गले लगाकर राहत की सांस लेती है, मगर बाद में हम देखते हैं कि वो हमलावर लड़की बाहर से गायब हो गई थी। फिर कहानी आती है स्वीडन में। शहर से दूर वीरान इलाके में हम मेसन को देखते हैं जो कि अपने घर में हर तरफ हथियार छुपाकर रखता है और आने वाली लड़ाई के लिए हमेशा खुद को तैयार रखता है। वो अब अपनी पत्नी एबी के साथ रह रहा था, लेकिन उनके साथ उनकी बेटी हेंड्रिक्स नहीं थी, जो अब बर्नार्ड की फैमिली के साथ रहती है, क्योंकि बेटी
बेटी को अपने साथ रखना खतरे से खाली नहीं था। मैंटिकोर उसे, नाडिया को और बाकी सबको मारने के लिए ढूंढ रही है। एबी बस अपनी बेटी को देखना चाहती है और रोते हुए बोलती है कि नाडिया भी तो अपनी बेटी के साथ रह रही है। मेसन बोलता है कि रहना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये काफी खतरनाक है। इस बात पर दोनों हस्बैंड वाइफ में काफी झगड़ा होने लगता है। मेसन चिल्लाते हुए कहता है कि पता नहीं मुझे कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था, मुझे वो सारी चीजें याद आ चुकी है जो मैं भूल चुका था। मगर फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन एबी चुपचाप वहां से उठती है और एक दरवाजा जो हमेशा आवाज करते रहता है उसे लॉक करके अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद हम पोलो को उसके बेटे के साथ आलीशान जिंदगी जीते हुए देखते हैं और इसके बाद वो जोआना के साथ इंटीमेट भी होता है। उसके बाद पोलो को पता चलता है कि रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री आरोनोव अगले हफ्ते होने वाले G8 समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। पोलो जोआना से कहता है कि रशियन कीड़ा अपने बिल से बाहर निकलने वाला है। टीवी पर बताया जाता है कि 11 तारीख को प्रेसिडेंट दूसरे G8 मेंबर्स के साथ स्कॉटलैंड के हॉलगार्टन कैसल में जाएंगे। पोलो बोलता है कि अब उनके पास सिर्फ 10 दिन है। इसके बाद वो जाता है बर्नार्ड से मिलने के लिए और उसे कहता है कि उसे 10 दिन के अंदर चिप रेडी चाहिए। बर्नार्ड कहता है ये नहीं हो सकता। पोलो उसे कहता है कि समझने की कोशिश करो, तुम्हें यह करना ही होगा। वो धमकी देता है कि अगर वो काम पूरा नहीं करता तो वो उसकी बेटी को ढूंढ कर खत्म कर देगा। बर्नार्ड के पास अब सिर्फ 10 दिन है। उसी रात पोलो अपने बेटे और जोआना के साथ कहीं बाहर चला जाता है। अगली सुबह जब एक गार्ड बर्नार्ड के लिए खाना लेकर आता है तभी बर्नार्ड एक कांच का टुकड़ा उठा लेता है और गार्ड पर हमला कर देता है और कहता है दरवाजा खोलो। बाहर आते ही बर्नार्ड उनकी बंदूक छीनकर बाकी गार्ड्स को गोली मार देता है, वो भी बड़े ही आसानी से, ये साबित करते हुए कि वो भले ही बूढ़ा हो गया है लेकिन उसके अंदर का एजेंट मरा नहीं है। वो घर के अंदर घुस जाता है और उस पर हमला करने वाले सभी गार्ड्स को मार गिराता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए जेम्स पहुंच जाता है। फिर वो एक ग्रेनेड घर के अंदर फेंक देता है। धमाका होने के बाद बर्नार्ड जेम्स से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। जेम्स कहता है मैं तो यहाँ पोलो को मारने आया था, लेकिन लगता है तुम भी यही करने आए थे। बर्नार्ड बोलता है मैं तो बस उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जेम्स सुझाव देता है कि उन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन बर्नार्ड बस यहाँ से निकलना चाहता था। कोई और ऑप्शन न देखकर बर्नार्ड जेम्स के साथ वहां से निकलता है। जेम्स इधर उधर की फालतू बातें करने लगता है जिससे कि बर्नार्ड परेशान हो जाता है। जेम्स आखिर में पूछता है कि खैर पोलो को तुमसे क्या चाहिए। बर्नार्ड कहता है वो मुझसे एक माइंड कंट्रोल प्रोग्राम बनवाना चाहता है, एक तरह का माइक्रोचिप जिसे किसी के भी ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया जाता है और उसके बाद कोई भी उस इंसान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बर्नार्ड बताता है कि पोलो को अपने लिए हथियारे चाहिए और बर्नार्ड ने वो माइक्रोचिप बना दिया है। वो कहता है मैं मजबूर था, वो मेरी फैमिली को मार देता। बर्नार्ड बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाता है और वहां खड़ी दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन जेम्स बार बार उसे समझाते रहता है कि तुम यहाँ से निकलोगे कैसे, तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारे पास तो यहाँ से निकलने के लिए पासपोर्ट भी नहीं है, मैंटिकोर तुम्हें मार डालेंगे, मान भी जाओ, तुम्हें मेरी जरूरत है। बर्नार्ड सोचता है बात तो सही है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है और फिर से जेम्स की गाड़ी में आकर बैठ जाता है और जेम्स ग्रेनेड से दूसरी गाड़ी को उड़ा देता है। बर्नार्ड पूछता है कि CIA हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट कैसे करेगी। जेम्स पूछता है कि अभी तक ये प्लान नहीं हुआ। जेम्स बताता है कि वो पूरी तरह यहाँ अकेले आया था। ये सुनते ही बर्नार्ड परेशान हो जाता है कि वो दोनों अब बुरे फंसेंगे और वो जेम्स से पूछने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि CIA ने तुम्हें निकाल दिया। जेम्स साफ साफ कह देता है कि पोलो और उसकी फौज से लड़ना है तो हम ये अकेले नहीं कर सकते, हमें हमारे जैसे जासूस चाहिए। जर्मनी में हम फ्रैंक शार्प नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर में एक आलीशान पार्टी रखता है। तभी उसके घर के बाहर नाडिया पहुंच जाती है और वो सामने खड़े गार्ड्स को मार गिराती है। यह आवाज सुनकर फ्रैंक चेक करने के लिए बाहर आता है, लेकिन वो अपने घर के अंदर नाडिया को देखकर डर जाता है। नाडिया बोलती है तुम्हारी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं। नाडिया बंदूक दिखाकर उसे बोलती है कि मुझे हर एक मैंटिकोर एजेंट का नाम चाहिए ताकि मैं उन्हें मार सकूं। फ्रैंक बोलता है वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, बेवकूफी मत करो। नाडिया बोलती है मैं हमेशा अपनी बेटी को लेकर यहाँ वहाँ भाग नहीं सकती, इसलिए मेरी बात सुनो, तुम हमारी पहचान बदलोगे और हमें यहाँ से गायब करोगे वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। फ्रैंक कहता है कि अब उसके साथ कोई भी काम नहीं करता और यह जगह भी भाड़े की है, उसकी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कहता है मैं दुखी दिखता नहीं हूँ लेकिन बहुत दुखी हूँ। वो नाडिया से कहता है कि तुम गलत इंसान से पंगा ले रही हो, तुम्हारा गद्दार सिटाडेल में ही है, लेकिन नाडिया को नहीं पता कि वो गद्दार कौन है। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो, वो तुम्हारा पति ही था। ये सुनते ही नाडिया एकदम हैरान हो जाती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वो प्यार करती थी वही गद्दार निकला।
स्वीडन में हम मेसन की पत्नी एबी को देखते हैं जो कि घर से बाहर निकलकर एक शेड में जाती है और बॉक्स के अंदर से सीक्रेट मोबाइल निकालती है। वो किसी को मैसेज करके बताती है कि मैं रास्ते में ही हूँ। वो जैसे ही अपना फोन ऑन करती है जोआना को इसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद हम कुछ मैंटिकोर एजेंट्स को देखते हैं जिन्हें एक तरह का सिग्नल मिलता है। वो अपना सामान खोलते हैं और उन्हें उनका टारगेट मिल जाता है जिन्हें उन्हें मारना था, जो थे मेसन और एबी। इसके बाद वो तीनों एजेंट अपने हथियार रेडी करते हैं और निकल पड़ते हैं। मेसन को भनक लग जाती है कि कुछ तो गलत है। वो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए बाहर आता है लेकिन एबी तब तक एक कन्वीनियंस स्टोर पर पहुंच गई थी। एबी वहां पर पुराने सिटाडेल एजेंट कार्टर से मिलती है और पूछती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मेरी बेटी हेंड्रिक्स कैसी है? कार्टर कहता है कल खुद देख लेना। कार्टर कहने लगता है कि मैंने तुमसे एक झूठ बोला था। वो वहां से निकलने वाला होता है लेकिन एबी पूछती है आखिर तुमने क्या झूठ बोला? कार्टर कहता है यही कि मेसन को पता न चले कि तुम कौन हो। तभी अचानक उन पर हमला होता है। कोई स्नाइपर से उन पर गोली चलाता है और कार्टर को गोली लग जाती है। असल में मैंटिकोर एजेंट्स वहां पर पहुंच गए थे। कार्टर गोली लगने से घायल हो गया था। वो एबी को कुछ थमाता है और कहता है कि छुप जाओ। इसके बाद तीनों एजेंट्स अंदर आते हैं। कार्टर एबी से कहता है भाग जाओ। जैसे ही वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती है कार्टर अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे कि एबी बाहर निकल जाती है और किसी तरह गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। मगर एक एजेंट उसके पीछे ही पड़ जाता है और गोली चलाते रहता है। तभी वहां कोई आता है और उस मैंटिकोर एजेंट को गोली मार देता है। वो कोई और नहीं बल्कि मेसन था। एबी रोते हुए कहती है कि उन्होंने कार्टर को गोली मार दी। मेसन बोलता है मैंने कहा था ना किसी को कांटेक्ट मत करना, अब शांत हो जाओ और बताओ अंदर कितने लोग हैं। तभी उन पर गोलियों की बौछार होती है। मेसन उन मैंटिकोर एजेंट से लड़ने लगता है। वो तीनों में से दो को मार गिराता है लेकिन आखिरी बची एजेंट एबी को किडनैप करके ले जाती है। मेसन अपने घर आता है लेकिन तभी उस पर हमला होने लगता है। उसके घर के अंदर ग्रेनेड फेंका जाता है मगर किसी तरह वो बच जाता है। मगर हैरानी तब होती है जब पता चलता है घर पर हमला करने वाली नाडिया थी। मेसन उसे पकड़ लेता है और पूछता है आखिर चाहती क्या हो तुम? नाडिया बोलती है मुझे पता चल गया है कि वो तुम थे। इसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। नाडिया इल्जाम लगाती है कि डालिया तुम्हारी माँ थी और तुमने उन्हें हमारे सिटाडेल के बारे में सारी खबर बता दी और उन्होंने हमारे सारे एजेंट्स को मार दिया। मेसन चिल्लाते हुए कहता है कि सिटाडेल ने मेरे डैड को मार डाला था। उन्होंने मेरे डैड को जिंदा जला दिया मेरी आंखों के सामने। उन्होंने मुझे ऐसा मॉन्स्टर बना दिया। नाडिया बोलती है और तुमने मेरे 8 साल छीन लिए। अगर अगली बार तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम फ्रांस में बर्नार्ड और जेम्स के बीच अभी भी नोक झोंक होते हुए देखते हैं। दोनों इटली जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वहां पर कोई है जो बर्नार्ड की मदद कर सकता है पुरानी टीम इकट्ठा करने में, ताकि वो अपने इस मिशन को पूरा कर पाएं और पॉलो को मार पाएं। पॉलो घर वापस आता है और वो काफी गुस्से में था कि एक दिन वो बाहर गया और इतना सब कुछ हो गया। पॉलो इस बात से ज्यादा गुस्से में था कि सबके मरने के बाद उसके घर के अंदर ग्रेनेड ब्लास्ट कर दिया गया जिससे कि उसके घर की कीमती लकड़ियां और मार्बल्स खराब हो गए। उसका मानना था कि लोग मरे तो नए आ जाते लेकिन उन्हें ये करना नहीं चाहिए था। जोआना घर की सीसीटीवी देख रही होती है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि बर्नार्ड की कोई मदद कर रहा था। उन्हें जो ग्रेनेड पिन मिला वो अमेरिकन है, जिसका मतलब यह है कि जो भी मदद करने आया था वो पहले CIA के लिए काम करता था। पॉलो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 9 दिन बचे हैं लेकिन बर्नार्ड उन्हें धोखा देकर चला गया। जोआना अपने आशिक को शांत करती और कहती है हमारे पास एक कोरियन हैकर है जो बर्नार्ड से भी ज्यादा होशियार है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो गुमनाम है। पॉलो पूछता है अपर्णा कहाँ है? जोआना बताती है नाडिया को ढूंढने के लिए गई थी लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। पॉलो बोलता है कि अपर्णा को कोरियन हैकर ढूंढने को बोलो और हम निकलते हैं बर्नार्ड को ढूंढने। तभी उन्हें कन्वीनियंस स्टोर का CCTV फुटेज भी दिखता है जिसमें एबी नजर आ रही थी जो मेसन की पत्नी है। नाडिया जब नहा रही थी तो उसके बाल बहुत झड़ रहे थे और वो रोने लगती है। उसकी आवाज उसकी बेटी आशा सुन लेती है। वो पूछती है क्या हमारा बुरा वक्त चल रहा है और हम कब तक ऐसे अकेले रहेंगे? नाडिया कहती है क्योंकि अकेले रहना ही सेफ है, मैं धोखा खाकर थक चुकी हूँ। फिर दोनों एक ही गाना गुनगुनाने लगते हैं किशोर कुमार का आ चल के तुझे। बर्नार्ड इटली में अपने एक दोस्त एलिसांड्रो के घर पहुंच जाता है जो कि अपनी बीवी और बच्चों के साथ सो रहा था। बाहर हलचल देखकर वो बंदूक लेकर नीचे आता है जहां बर्नार्ड और जेम्स मिलते हैं। बर्नार्ड अपने दोस्त से जो न्यूज में काम करता है कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम वो न्यूज दिखाओ जो मैं चाहता हूं। जेम्स पियानो बजाकर उन्हें परेशान करने लगता है और फिर एलिसांड्रो को धमकी देता है कि वो न्यूज चलाओ जो हम चाहते हैं, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे।
बर्नार्ड एक पेन ड्राइव अपने दोस्त को देता है और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं। जोएना सीसीटीवी कैमरे के जरिए एबी और कार्टर की बातें सुन रही थी और वो भी इस बात से हैरान होती है कि आखिर एबी की असली पहचान क्या है। मेसन रात के अंधेरे में एक घर के अंदर घुसता है और वहां उसकी माँ डालिया मिलती है। डालिया पूछती है, क्या मुझे मारने आए हो? मेसन बोलता है कि वो मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे मेरी पत्नी को ढूंढने में मेरी मदद करो। जोएना अब एबी से मिलने के लिए जाती है जो अब उनकी कैद में थी। जोएना एबी के सिर के पीछे एक निशान देखती है और बोलती है कि यह निशान कार एक्सीडेंट से आया है, यही बताया होगा ना तुम्हें, अब बताओ कौन हो तुम? जोएना कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, सेलेस्ट। एबी हैरान होकर पूछती है, ये सेलेस्ट कौन है? डालिया अपने बेटे मेसन को मैंटिकोर की कुछ जरूरी जानकारी दिखाती है और उसमें पोलो का भी नाम होता है जो कि मैंटिकोर परिवारों का हेड है। वो कहती है कि अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो फिर गुड लक। फिर वो एक न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें बर्नार्ड के मरने की खबर छपी हुई थी, लेकिन उन दोनों को यकीन हो जाता है कि बर्नार्ड जिंदा है और वो शायद बच निकला। ये आर्टिकल असल में उनके लिए एक सिग्नल था। डालिया अपने बेटे से बोलती है कि मैंटिकोर अब तुम्हारे लिए आ रही है और तुम खुद को बचाने के लिए सिटाडेल मतलब कि अपने दोस्तों के पास भी नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगता है तुमने उन लोगों के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद वो तुम्हें अपनाएंगे? अब तुम्हें अपने परिवार का ही सहारा लेना होगा। मेसन अपनी माँ से पूछता है, आप खुद को परिवार बोलती हैं? डालिया बोलती है, तुम्हारे डैड को हम दोनों ने मरते हुए देखा। अगली सुबह नाडिया भी टीवी पर बर्नार्ड के मरने की खबर देखती है जहां कहा जा रहा था कि वो प्लेन क्रैश में मर गया। जो भी हेडलाइन आ रहा था उसे देखकर वो कागज में कुछ लिखती है और उसे डिकोड करती है और उसके बाद वो अपनी बेटी से कहती है कि हमें जाना होगा। दूसरी तरफ बर्नार्ड अपने होटल वाले कमरे में होता है और उसने काफी सारे फोन खरीदे हुए थे। इसके बाद वो तुरंत उन फोन से अपनी पत्नी को कॉल करता है और हर फोन से सिर्फ 10 सेकंड ही बात करता है। वो अपनी पत्नी को सावधान करता है खुद को और अपनी बेटियों को सेफ रखना। अपने परिवार से इस तरह बात करना उसके लिए काफी तकलीफ भरा था। इसके बाद हम इंग्लैंड में नाडिया को देखते हैं जो एक बार में जाती है और बर्नार्ड से मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं मगर चेहरे से जाहिर नहीं होने देते। नाडिया पूछती है कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई। जेम्स वहां फिजूल की बकबक करने लगता है तो नाडिया बंदूक निकाल लेती है और पूछती है, ये जोकर कौन है? जेम्स अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर उन सभी को अपनी पार्टनर सेलिन से मिलवाता है। तभी वहां पर मेसन भी पहुंच जाता है। उसे देखते ही नाडिया मिशन छोड़कर वहां से जाने लगती है। बर्नार्ड उसे रोकता है और बोलता है, मुझे पता था कि गद्दार मेसन ही था। मैं 8 साल से कैद में था और मेरे पास ये समझने के लिए काफी समय था कि असली गद्दार कौन है, या तो वो तुम हो या फिर मेसन। लेकिन यकीन मानो अगर हम खुद को जिंदा देखना चाहते हैं तो हमें आज भी उसकी जरूरत है। मैंटिकोर को चलाने वाले 8 परिवारों को खत्म करना होगा और शुरुआत होगी पोलो के परिवार से। तुम खुद जानती हो कि मेसन लोगों को मारने में माहिर है, तो मुझे बस 72 घंटे दो। अगर उसने कुछ भी गलती की तो मैं खुद उसे मार दूंगा। जेम्स तुरंत मेसन को ताना मारने लगता है कि अपनी औकात से ज्यादा अच्छी लड़की पटा ली तूने। सेलिन मेसन को देखकर बोलती है, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। फिर नाडिया अंदर आती है और उसके बाद बर्नार्ड अपनी टीम को इकट्ठा करता है। वो उन सभी को पोलो ब्रागा के बारे में बताते हुए कहता है कि वो कुछ ही दिनों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेगा जो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती है और इंसान को एक रोबोटिक हत्यारा बना देगी। फिर वो उसे कंट्रोल करके रशियन प्रेसिडेंट आरोनोव को खत्म करवाएगा क्योंकि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। अगर वो रशियन प्रेसिडेंट को मारकर उसकी जगह एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर को पावर में ले आता है तो इससे वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। G8 समिट में 7 दिन है और उससे पहले ही हमें पोलो को मारना होगा, इससे पहले कि वो रशियन प्रेसिडेंट को मारे। मेसन बोलता है, लेकिन उसके पास मेरी पत्नी है, मुझे अभी दुनिया नहीं बचानी। बर्नार्ड उसे कहता है, अगर अपनी पत्नी को बचाना है तो भी तुम्हें पोलो को ही ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए हमें उसके बनाए हुए हत्यारे को मारना होगा। वो अपने असैसिन के दिमाग में एक ऐसी रिसीवर डालेंगे जिसे मैंने प्रोग्राम किया है। मैंने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि वो रिसीवर सिर्फ 1 मिनट तक ही ऑर्डर फॉलो करता रहे। अगर उस फायरवॉल को तोड़ना है तो वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ या फिर एक कोरियन हैकर जिसका नाम एडिसन है। हमें पोलो से पहले उस कोरियन हैकर तक पहुंचना होगा, लेकिन हमारे पास उसकी 15 साल पुरानी एक तस्वीर है जिसमें उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा। बर्नार्ड सभी से कहता है कि अब सिर्फ हम ही हैं जो इस सरफिरे को रोक सकते हैं। इधर फ्रांस में पोलो अपने बेटे एडगर के टीचर से मिलने के लिए जाता है। वहाँ टीचर डरी सहमी हालत में बताती है कि आपके बेटे एडगर ने एक बच्चे को मारा है और हमारे स्कूल में ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें आपके बेटे को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करना होगा। डर के मारे टीचर की हालत तो खराब थी।
पोलो बताता है कि मेरा बेटा बिना मतलब के हाथ नहीं उठाएगा। टीचर बोलती है मुझे पता है कि आपके बेटे को किसी ने परेशान किया था, लेकिन जवाब में मारपीट करना सही नहीं। पोलो वहाँ बैठे बैठे एक ड्राइंग बनाने लगता है। वो उस लड़के पियर के बारे में जानता है जिसे उसके बेटे ने मारा था, और साथ ही वो उसके परिवार और उसके एड्रेस को भी जानता था। पोलो उल्टा टीचर पर इल्जाम लगाने लगता है कि अगर बच्चे ऐसी हरकत कर रहे हैं तो गलती तो आपकी है। वो टीचर को धमकी देता है कि उसके बेटे पर दोबारा इल्जाम ना लगाया जाए। पोलो अपनी बनाई हुई ड्राइंग टीचर को थमा देता है जिसमें उस टीचर का ही स्केच था। वो धमकी देकर वहां से चला जाता है। जोएना को शार्लट आकर बताती है कि अपर्णा स्टॉकहोम में है और उस तक पहुंचना मुश्किल है। इधर स्वीडन में हम अपर्णा को देखते हैं जो नहा रही थी और उसके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। जोएना अपर्णा से कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा बचाया है, प्लीज मेरा एक काम कर दो और उस कोरियन हैकर को ढूंढ निकालो। इधर नाडिया अपनी बेटी के साथ बस पर चढ़ती है जहां उसे उसकी माँ मिलती है। उसकी माँ बोलती है हमारे पास सिर्फ 95 सेकंड्स हैं, फिर मैं उतर जाऊंगी। नाडिया बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों 1 मिनट से ज्यादा एक दूसरे को झेल भी नहीं पाते। नाडिया अपनी माँ से कहती है कि जब तक मैं नहीं लौटती मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को आप संभालें। नाडिया की माँ मुस्कुराते हुए बोलती है मेरी माँ का नाम आशा था। नाडिया अपनी बेटी को समझा देती है कि ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हें सेफ रखेगी, नानी के साथ अच्छे से रहना, और वो वादा करती है कि वो वापस जरूर आएगी। नाडिया बस से उतर जाती है और उसकी माँ हनी आशा को अपने पास बैठा लेती है। नाडिया का दिल काफी भारी हो चुका था। तभी अचानक मेसन उसके सामने आ जाता है। नाडिया उसे सख्त लहजे में बोलती है कि मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। मेसन उसे माफी मांगता रहता और पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर सको। नाडिया बोलती है सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन तुम जैसा बुज़दिल उस रास्ते पर चल नहीं पाएगा। इधर इटली में फ्रैंक से मिलने के लिए जेम्स, सेलिन और बर्नार्ड पहुंच जाते हैं। फ्रैंक उन सबको हैकर एडिसन के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो उससे मिला तो था, लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था। बर्नार्ड सोचता है कि अगर एडिसन को CIA ने बुलाया था तो इसका मतलब उसके पास एडिसन की जानकारियां जरूर होंगी और वो CIA के यूरोपियन हेडक्वार्टर में मिलेंगी। मगर जेम्स कहने लगता है कि उस जगह घुसना इतना आसान नहीं होगा। बर्नार्ड कहता है कि CIA वाले इतने दिमाग वाले भी नहीं होते, हम ये काम कर लेंगे। फ्रैंक ये सुनकर बोलता है कि तुम्हारे इस काम में मैं शामिल नहीं होने वाला। बर्नार्ड कहता है मुझे पता है तुम भिखारी हो और अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। बर्नार्ड कुछ पैसे फ्रैंक को देता है और कहता है कि मुझे कुछ लोगों के शौक और उनके पागलपन के बारे में जानना है। इतने सारे पैसे देकर फ्रैंक मान जाता है और उनकी टीम में शामिल हो जाता है। निकलने से पहले बर्नार्ड उसे रिस्क समझा देता है, लेकिन फ्रैंक पैसों के लालच में तैयार था। फ्रैंक का इतना सारा सामान देखकर सेलिन जेम्स के साथ मजाक करने लगती है। इसके बाद कहानी 5 साल पहले CIA हेडक्वार्टर में जाती है जहां सेलिन नए एजेंट के तौर पर ज्वाइन करती है। 2 एजेंट्स उसे कई जगहों के तबाह हो जाने की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारे नए पार्टनर जेम्स का किया धरा है जो हमारे सबसे बड़ा काबिल एजेंट है। मगर वो दोनों एजेंट्स चाहते हैं कि सेलिन जेम्स के साथ रहकर उसे थोड़ा कंट्रोल में रखे क्योंकि जेम्स थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऐसे कांड कर देता है। वो दोनों एजेंट्स उसे कह देते हैं कि अगर जेम्स CIA का हुक्म नहीं मानता तो वादा करो कि तुम उसे मार दोगी। प्रेजेंट में सेलिन यही सब बातें सोच रही थी। अब आखिर में बर्नार्ड और पूरी टीम इकट्ठा होती है। फ्रैंक उन सबको कुछ लोगों की फोटो दिखाता है जो मिशन में उनका साथ देने वाले हैं। इसके बाद ये टीम उन सभी लोगों को ढूंढने लगती है। इसके बाद जेम्स, सेलिन और नाडिया फ्रैंक को पकड़ने का नाटक करते हुए रोम CIA हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। CIA एजेंट्स बंदूक लेकर बाहर आ जाते हैं। जेम्स और सेलिन उन सभी को शांत होने को बोलते हैं, लेकिन वो शांत नहीं होते। तभी प्लान के मुताबिक नाडिया सेलिन को गिराकर उसकी बंदूक ले लेती है। नाडिया रिक्वेस्ट करती है कि मैं अंदर की सारी खबर देने को तैयार हूँ, मैं मेसन और बर्नार्ड के बारे में जो भी जानती हूँ बताने को तैयार हूँ, बस मुझे और मेरी बेटी को सेफ रखा जाए। इसके बाद सभी को इंट्रोगेशन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेम्स से पूछताछ करने के लिए वही 2 एजेंट्स आते हैं और वो जेम्स से पूछने लगते हैं कि आखिर इतने साल वो कहाँ गायब था। जेम्स कहता है कि ऐसा समझ लो कि मैं अपना कोई मिशन पूरा करने के लिए गया था और मैं नाडिया और फ्रैंक को पकड़ कर लाया हूँ। तुम लोगों को तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। वो पूछता है कि अब मेरा अगला मिशन क्या है, लेकिन वो दोनों एजेंट्स बोलते हैं कि हमारा मानना है कि तुम डबल एजेंट हो, तुम हमें धोखा दे रहे हो। दूसरी तरफ नाडिया भी एजेंट्स को समझाने में लगी हुई थी कि वो अंदर की सारी जानकारी देने को तैयार है, बस उसे बदले में उसे और उसकी बेटी को कहीं दूर सेफ भेज दिया जाए। ये तो साफ था कि वो सभी लोग मिलकर एजेंट्स का वक्त बर्बाद कर रहे थे।
तभी एक एजेंट की नज़र उस औरत पर पड़ती है जो उसे आइडिया दे रही थी। मेसन उस औरत को फोन करके कहता है कि तुम्हारे बेटे फिलिक्स के साथ एक छोटा सा हादसा हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एक हाथ टूट गया है। ये सुनते ही वो औरत तुरंत निकलती है। वहाँ जेम्स अपनी घड़ी देखते हुए सभी का टाइम बर्बाद करने में लगा हुआ था। बर्नार्ड और मेसन पास वाली बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ वो हथियार लेकर तैयार होते हैं। मेसन के पास एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी निकालने वाली डिवाइस थी जिससे कि एजेंट्स उस फ्रीक्वेंसी की वजह से परेशान होने लगते हैं, जबकि उसकी टीम कान में फ्रीक्वेंसी ब्लॉकर पहनी हुई थी और जेम्स बाहर निकल आता है। दरअसल कहानी पीछे जाते हुए पता चलता है कि जेम्स को एक कॉफी मिली थी। सेलिन उस एजेंट से पहले ही मिली थी जो कर्ज में डूबा हुआ था। सेलिन उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, बस बदले में उसे एक कप कॉफी चाहिए। वो आदमी कप में कॉफी भरने से पहले उस पर कुछ लिखता है और वही कॉफी को वो जेम्स को ले जाकर दे देता है। नाडिया भी अपने कान में से ब्लॉकर निकालकर टेबल पर रख देती है। उसी की वजह से वो भी फ्रीक्वेंसी की आवाज से बच जाती है और बाहर निकल जाती है। उसे बाहर जेम्स मिलता है और जेम्स पूछने लगता है कि आखिर तुम ये सब क्या सौदा करने में लग गई थी, ये सब तो प्लान का हिस्सा नहीं था। नाडिया बोलती है तुम इतनी बुरी एक्टिंग कर रहे थे तो मुझे भी थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती ना। जेम्स बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और वो नाडिया को गोली मार देता है और फिर वो वहां से भाग निकलता है। नाडिया गोली खाकर नीचे गिरी पड़ी थी और उसका खून बह रहा था। ये देख करके एक CIA एजेंट उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि अंदर तो एक पाउच था जिससे लाल रंग बह रहा था। नाडिया मुस्कुराती है और एजेंट को टेजर शॉक देकर बेहोश कर देती है। मतलब कि ये सब एक प्लान था। जेम्स आगे बढ़कर बाकी एजेंट से लड़ता है। नाडिया लिफ्ट में आती है और उसे सेलिन मिलती है। नाडिया उसे पूछती है कि दिखने में तुम लोग तो अनाड़ी लगते हो, लेकिन असल में तुम लोग भी खिलाड़ी हो। जेम्स एक दरवाजे के सामने आता है और एक्सेस कोड डालता है, लेकिन एक्सेस डिनाइड हो जाता है। इसके बाद वो कोड याद करने की कोशिश करता है जो कि उसे कॉफी वाले कप में लिखा हुआ मिला था, मगर अब उसे याद नहीं आ रहा होता। तो वो जबरदस्ती गोली मारकर कांच तोड़ता है और दरवाजा खोल लेता है। अंदर कमरे में आकर वो कंप्यूटर के पास बैठ जाता है, मगर कंप्यूटर खोलने के लिए उसके पास पासवर्ड नहीं था। ये काम मेसन करता है जो कि एक बूढ़ी CIA एजेंट को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उसके साथ इंटीमेट होता है और बेहोश करके उसका फिंगरप्रिंट ले लेता है। वो उसका कंप्यूटर अकाउंट खोल लेता है, जिसके बाद जेम्स को कंप्यूटर में कुछ जरूरी जानकारी मिलती है और वो सब कुछ अपने ड्राइव में कॉपी करने लगता है। लेकिन तभी 2 एजेंट्स पीछे आ जाते हैं। जेम्स जानकारी लेकर तुरंत निकलता है और वो दोनों एजेंट्स को 2 बड़े बड़े शेल्फ्स के बीच फंसा देता है। सेलिन नाडिया से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे और उस हैंडसम लड़के में चल क्या रहा है? तुम जब भी उसे देखती हो समझ नहीं आता कि उसे मारना चाहती हो या उससे प्यार करती हो। नाडिया गाड़ी में बैठती है और पूछती है तुम्हें क्या लगता है? सेलिन कहती है दोनों। गुस्से में आकर एजेंट्स अपने दुश्मनों को सीधे मारने का ऑर्डर देते हैं। जेम्स फ्रैंक को लेने के लिए जाता है जिसकी हालत खराब थी क्योंकि उसे फ्रीक्वेंसी से बचने के लिए ईयर प्लग्स नहीं दिए गए थे। इसके बाद वो चारों निकलते हैं, लेकिन ट्रैफिक में फंस जाते हैं, इसलिए उन्हें गाड़ी पीछे लेनी पड़ती है। जेम्स एजेंट चार्ल्स को देखकर उसे चिढ़ाने लगता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब फ्रैंक चार्ल्स से मिलने के लिए जाता है और उसे उसी का एक लड़की के साथ प्राइवेट वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाता है। चार्ल्स घबराते हुए पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? प्रेजेंट में चार्ल्स गोली नहीं चलाता और उन्हें जाने देता है। गाड़ी में जेम्स बाकी लोगों को दिखाता है कि एडिसन का असली नाम हा जून है, जो एक कोरियन हैकर है और उसका जन्म 1973 में हुआ था। नाडिया उसे जानती है और कहती है ये तो कोरिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, पहले वो हैकर हुआ करता था। फ्रैंक बताता है हाल ही में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जहाँ पर दुनिया भर के सारे करोड़पति शामिल होने वाले हैं। हा जून और उसकी बीवी भी उस पार्टी में जरूर आएंगे। असल में वो दोनों ही उस पार्टी को होस्ट करने वाले थे। दूसरी तरफ बर्नार्ड मेसन के साथ बात कर रहा था और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। वो सोचता है कि कैसे उनका काम अब सिर्फ लोगों को मारना और दुनिया के बचाने भर के लिए रह गया है। मेसन बर्नार्ड से कहता है कि आपने भी तो मुझे सिर्फ मारना ही सिखाया है। बर्नार्ड उसकी तरफ गुस्से में ग्लास फेंक देता है। मेसन समझ जाता है कि बर्नार्ड को पता चल गया है कि वही गद्दार है और वो अपनी सफाई देता है कि मुझे पता चला था कि मेरे डैड को मारने वाला सिटाडेल ही था। मैं बस अपने डैड को इंसाफ दिलाना चाहता था। तुम होते तो क्या करते? बर्नार्ड कहता है शायद 2000 बेगुनाह लोगों को नहीं मारता। बर्नार्ड अपनी सफाई में कहता है कि तुम्हारे डैड मारे गए क्योंकि हमें गलत कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। मेसन गुस्से में कहता है आपको सफाई में बस इतना ही कहना है? तुमने मेरे पापा को मारा और तुमने करीब 342 UN वर्कर्स को मार डाला, तो अब बताओ कि हम अलग कैसे हुए? बर्नार्ड कहता है कि मैं दुनिया की भलाई के बारे में सोच रहा था, बस मुझसे गलती हो गई और तुम अपना बदला लेना चाहते थे, इसलिए हम दोनों अलग हैं। इसके बाद फ्रांस में पॉलो अपने बेटे एडगर के साथ चेस खेल रहा था और उसे गेम के सारे नियम समझा रहा था।
वो कहता है कि जैसे क्वीन को किंग प्रोटेक्ट करता है वैसे ही मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इंग्लैंड में फ्रैंक अपर्णा को मैसेज भेज देता है कि एडिसन का असली नाम हाजून है और वो एनुअल गाला में आने वाला है। दुश्मन की मदद करने के बाद वो अपनी टीम से मिलता है और उनके सामने सिर्फ मुस्कुराता रहता है। इसके बाद वो लोग अपने अगले मिशन की तैयारी करते हैं जो है हाजून को किडनैप करना। पार्टी में सिक्योरिटी टाइट होगी इसीलिए उन सबको पोलो के पहुंचने से पहले पहुंचना होगा। बाहर बर्नार्ड और फ्रैंक सबका इंतजार कर रहे होंगे। आखिर में कोरियन हैकर एडिसन यानी कि हाजून के बारे में पोलो को पता चल जाता है और वो सोचने लगता है कि हमने तो उसके साथ डिनर भी किया था, देखकर लगता नहीं है कि वो जीनियस हैकर है। जोएना कहती है कल पार्टी में वो आने वाला है, कहो तो अपर्णा को भेजकर उसे किडनैप करवा लेती हूँ, लेकिन पोलो कोई और प्लान बना रहा था। अब आखिर में सब लोग अगले मिशन के लिए और पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। सेलिन अपनी एक फोटो खिंचवाती है और कुछ ही सेकंड्स में उसका एक पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है। सेलिन मिशन और लोगों को मार मार कर थक चुकी थी और वो अब और लोगों को मारना नहीं चाहती थी। जेम्स उसे कहता है कि मिशन वो करेगा क्योंकि वो लोगों को मारने में माहिर है। इसके बाद सब तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। मेसन और नाडिया को हाजून और उसकी वाइफ दिख जाते हैं, लेकिन उन पर किसी को शक ना हो इसलिए मेसन और नाडिया एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर खुद को रोक कर नाडिया सवाल करने लगती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। मेसन कह देता है सिर्फ अपनी वाइफ एबी को बचाने के लिए, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। नाडिया कहती है कि तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते, तुम्हें बस प्यार के एहसास से प्यार है। तभी हाजून और उसकी वाइफ वहाँ से जाने लगते हैं। बाहर फ्रैंक और बर्नार्ड पहुंच जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि वो पार्टी के लिए खाना लेकर आए हैं। बाहर रुककर दोनों इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते दोनों आपस में बात करते हैं कि इस लाइन में आने के बाद वो लोग अपने परिवार को संभाल भी नहीं पा रहे हैं और ना ही उनके पास अपनी वाइफ से मिलने का टाइम है और ना ही उससे बात करने का। इस लाइन में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सब मुखौटा पहने हुए होते हैं। पार्टी में नाडिया मेसन से पूछती है कि कोई भी इंसान एक साथ दो लोगों से प्यार नहीं कर सकता, तो तुम अब मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। अपर्णा भी पार्टी में थी और उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। जेम्स और सेलिन वहां पर वेटर बनकर काम कर रहे थे। जेम्स हाजून के बॉडीगार्ड के साथ हंसी मजाक करने लगता है और उसके बाद वो बड़े ही आराम से हाजून को ड्रिंक पीने के लिए दे देता है, लेकिन हाजून अपना ड्रिंक रखकर किसी से मिलने चला जाता है, मगर उसकी वाइफ वो ड्रिंक पी लेती है। हाजून एक कमरे के अंदर जाता है और उसे वहाँ पोलो मिलता है। नाडिया और मेसन छुपकर उनकी मीटिंग की सारी बातें सुन रहे थे। ड्रिंक पीने के बाद हाजून की पत्नी की हालत खराब होने लगती है और वो भागते हुए वॉशरूम चली जाती है। पोलो हाजून से कहता है कि मैं तुम्हारी असली पहचान जानता हूँ, मेरा एक काम है जो सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। सेलिन उसकी पत्नी के पीछे पीछे वॉशरूम चली जाती है। दूसरी तरफ जेम्स हाजून के सारे गार्ड्स को मार गिराता है, लेकिन तभी अचानक उस पर अपर्णा हमला कर देती है। वो जेम्स को आराम से हरा देती है और बाद में वो हाजून की वाइफ को बचाकर वहां से ले जाती है। इसके बाद वो पोलो को मैसेज करती है और मैसेज में लिखती है वाइफ मेरे पास है, असल में एडिसन वही है, वो आदमी नहीं। ये जानते ही पोलो हाजून को गोली मार देता है। ये सब होने के बाद फ्रैंक को एक मैसेज आता है। बर्नार्ड को उस पर शक हो जाता है और वो पूछता है इतने में बिके तुम। फ्रैंक कहता है 3 मिलियन में। तुम्हें यह सब कैसे पता चला। बर्नार्ड कहता है तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, अगर अपनी जान बचानी है तो जो बस मैं बोल रहा हूँ वो करो। नाडिया और मेसन पोलो के गार्ड्स को मार गिराते हैं और उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी अचानक मेसन शॉक देकर नाडिया को बेहोश कर देता है क्योंकि उसे बस अपनी पत्नी को ढूंढना था। वो पोलो को एक मुक्का मारता है और फिर उसे बेहोश करके गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। इसके बाद वो जैसे ही गाड़ी में बैठता है, गाड़ी में उसकी माँ डालिया बैठी हुई थी और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इधर कुछ ही समय में पोलो को होश आ जाता है और वो पीछे गाड़ी पीटने लगता है, लेकिन डालिया गाना चला देती है और अपने बेटे से बात करने लगती है। उन दोनों के बीच फिर से कहासुनी होने लगती है। मेसन अपनी माँ को पसंद तो नहीं करता था, लेकिन डालिया उसे याद दिलाती है कि भूलना मत कि मैं ही तुम्हें अभी बचाने के लिए आई थी। इसके बाद उन्हें रेड सिग्नल पर रुकना पड़ता है, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक एजेंट की गाड़ी रुकती है। मेसन उस आदमी को देखकर मुस्कुराता है ताकि उसे कोई शक ना हो, लेकिन तभी पोलो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इससे एजेंट को शक हो जाता है, लेकिन डालिया तुरंत उस एजेंट को मार देती है और ग्रीन लाइट होते ही वहां से निकल जाती है। मेसन अपनी माँ पर चिल्लाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। डालिया समझाती है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पकड़े जाते हैं। वो अपने बेटे को कमजोर बोलती है जो सही समय पर कड़े फैसले नहीं ले पाता। दूसरी तरफ नाडिया अपनी टीम को आकर बताती है कि वो मेसन पोलो को ले गया है
और वो जरूर अपनी पत्नी को बचाने के लिए गया होगा। उधर जेम्स बर्नार्ड को बताता है कि हाँ, जून हैकर नहीं था बल्कि उसकी बीवी हैकर है जिसे अपर्णा अपने साथ ले गई है। जोएना ये सुनकर पागल हो जाती है कि मेसन ने पॉलो को किडनैप कर लिया। दूसरी तरफ डालिया और मेसन पॉलो को घर लाते हैं और उसे कमरे में बांध कर रख देते हैं। इसके बाद वो एक टाइमर सेट कर देते हैं। नाडिया बर्नार्ड को बताने लगती है कि मैंने गौर किया था कि सामने एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी, शायद मेसन के साथ कोई और भी था जो उसका इंतजार कर रहा था। बर्नार्ड नाडिया को ऑर्डर देता है कि डालिया और मेसन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब का पता लगाओ। उधर पॉलो को जबरदस्ती होश में लाया जाता है। होश में आते ही वो बोलने लगता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम आखिर चाहते क्या हो। मेसन कहता है हम तुम्हारे लोगों से बात करेंगे और फिर सौदा करेंगे, मुझे मेरी पत्नी चाहिए और उसके बाद तुम चले जाना। पॉलो कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे खुद नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी जिंदा है भी या नहीं। मेसन कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। डालिया वहां आकर पॉलो के बच्चे के बारे में बात करने लगती है और उसे धमकी देती है, जिससे पॉलो गुस्से में आ जाता और कहता है अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो तुझे भी तेरे पति की तरह जिंदा जला दूंगा। मेसन पॉलो से उनके लोगों का नंबर मांगता है। दूसरी तरफ असली हैकर एडिसन मतलब हाज उनकी बीवी अपर्णा के कैद में होती है। डालिया कॉल करने बाहर जाती है और कमरे में मेसन पॉलो के साथ अकेला रह जाता है। पॉलो उसे भड़काने लगता है, क्या तुम अभी भी अपनी माँ पर भरोसा करते हो सकता है कि वो तुम्हें इस बार भी सिर्फ इस्तेमाल ही कर रही हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। हम दोनों के माँ बाप ने कभी हमारा भला नहीं चाहा, हम दोनों ही अपने फैमिलीज को सेफ रखना चाहते हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, हम मिलकर पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन मेसन उसे एक मुक्का मारकर गिरा देता है। डालिया जोएना को कॉल करती और धमकी देती है कि एबी को लेकर तुरंत बताई गई लोकेशन पर पहुंचो और पॉलो को ले जाओ। जोएना भी पलटकर धमकी देती है कि अगर हमारे लोगों ने तुम्हें पहले ढूंढ लिया तो अच्छा नहीं होगा। डालिया कहती है कि मैं इन धमकियों से बोर हो चुकी हूँ, लोकेशन के लिए दोबारा कॉल करूंगी, तैयार रहना। दूसरी तरफ बर्नार्ड अब नाडिया पर आरोप लगाने लगता है कि नाडिया ने अपनी बेटी के बारे में मेसन को नहीं बताया, इसीलिए वो पागल हो गया और उसने सिटाडेल को धोखा दे दिया। इस सारी प्रॉब्लम की जड़ नाडिया ही है। इस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा होने लगता है। नाडिया चिल्लाने लगती है कि इस मिशन में मेसन को शामिल करने की जरूरत ही क्या थी, तुम्हें अच्छे से पता था कि वो गद्दार है और फिर से धोखा दे सकता है। इधर डालिया घर के अंदर आती है और अपने बेटे से कहती है कि वो लोग निकल चुके हैं, हमें ये गाड़ी ठिकाने लगानी होगी, तुम दूसरी गाड़ी से निकल जाओ। मेसन तुरंत वहां से निकलता है। डालिया पॉलो को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देती है। पॉलो पूछता है कि तुम अपने बेटे की मदद क्यों कर रही हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा। डालिया बोलती है कि मैं अपनी पुरानी गलती सुधार रही हूँ। वो बताने लगती है कि वो बस इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहती है ताकि जो कुछ भी उसके परिवार के साथ हुआ वो किसी दूसरे परिवार के साथ ना हो, और इसीलिए उसने मैंटिकोर को बनाया था। पॉलो हंसते हुए बोलता है नहीं, तुमने मैंटिकोर को इसलिए बनाया ताकि तुम पूरी दुनिया को बर्बाद कर सको, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पति को जलाकर मार दिया गया था। इधर फ्रैंक किसी को कॉल करता है और जहां पार्टी हुई थी वहां के बाहर की फुटेज चेक करने को बोलता है कि वहां पर कोई ग्रे फिएट गाड़ी दिख रही है। गाड़ी कहां गई इसे ट्रैक करके बर्नार्ड पता लगा लेता है कि पॉलो इस वक्त कहां होगा। मेसन गाड़ी ठिकाने लगाने के बाद जब घर वापस आता है तो उसकी माँ डिनर रेडी करके बैठी हुई थी। डालिया अपने पति के बारे में बताने लगती है कि वो कितने ब्रिलियंट और तेज दिमाग के थे और पहली बार मिलते ही उसे उनसे प्यार हो गया था। डालिया अपने बेटे से नाडिया के बारे में पूछती है तो मेसन मुस्कुरा कर कहता है आप मुझे भड़का रही हैं। डालिया अपने बेटे को खाना खाने को बोलती है और कहती है कि तुम आजकल बिल्कुल अपने डैड जैसे दिखने लगे हो, मेरे जैसे बिल्कुल नहीं। इधर अपर्णा असली हैकर एडिसन को लेकर पॉलो के घर पहुंच जाती है और उधर जोएना एबी को लेकर निकलती है। डालिया कॉल करके उसे लोकेशन बता देती है। जब डालिया बाहर आती है तो कमरे में पॉलो मेसन को बताने लगता है कि कैसे उसने खुद अपने ही पापा को मारा था। असल में उसने अपने पापा को अपाहिज बना दिया था और फिर उनकी मौत कैंसर से हुई। मेसन अपने पापा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन पॉलो उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुमने अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए और भी कई मासूम लोगों को मार दिया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा को तुम पर नाज होता। वो मेसन को भड़काते हुए कहता है तुम एक फेलियर हो, तुम जासूस इसलिए बने ताकि अपनी गलतियों को सुधार सको। जैसे मैंने अपने डैड को मारा वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी और बेटी को खत्म कर दो ताकि वो तुम पर बोझ ना बन सके। ये सब सुनकर मेसन अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में तुरंत पॉलो को गोली मार देता है। गोली मारते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगता है कि उसने फिर से खून कर दिया और अब वो अपनी पत्नी को कैसे बचाएगा। डालिया घर के अंदर आती है और पॉलो को मरा हुआ देखकर बोलती है शायद अब तुम्हारी बीवी को बचाना नामुमकिन होगा।
मेसन रोते हुए पूछता है, अब हम क्या करेंगे? कुछ समय बाद नाडिया, बर्नार्ड और फ्रैंक उसी घर तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें एड्रेस मिल गया था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। नाडिया को पर्दे पर खून के छींटे दिखते हैं और अलमारी के अंदर उसे पोलो की डेड बॉडी मिलती है। इधर डालिया जोएना को कॉल करती है और उसे किसी दूसरे लोकेशन पर आने को बोलती है। इसके बाद मेसन एक वॉइस प्रोग्राम डिवाइस की मदद से पोलो जैसी आवाज सेट करता है और उस चिप को अपने गले पर लगा लेता है। पोलो की हूबहू आवाज सुनकर डालिया भी एक पल के लिए हैरान रह जाती है। इसके बाद वो अपने ही बेटे का चेहरा एक काले कपड़े से ढक देती है। आखिर में सामने से जोएना एबी को लेकर पहुंच जाती है। डालिया अपने बेटे मेसन को पोलो बनाकर सामने लाती है। एबी दौड़कर डालिया के पास चली जाती है और मेसन, जो पोलो बना हुआ था, अपनी बदली हुई आवाज के साथ जोएना के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही जोएना उसके चेहरे से वो काला कपड़ा हटाती है, मेसन एक जंगली जानवर की तरह उन पर टूट पड़ता है। जोएना किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। मेसन जैसे ही बाहर आता है, डालिया गाड़ी में उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकलते हैं। तभी पीछे से कोई उन पर गोली चला देता है, जिससे गाड़ी का पीछे का कांच टूट जाता है और एक गोली डालिया को लग जाती है। मेसन अपनी पत्नी एबी से पूछता है क्या वो ठीक है, लेकिन एबी कहती है कि उसे सब सच पता चल चुका है कि वो असल में सेलेस्ट है। ये सुनकर मेसन के होश उड़ जाते हैं। एबी अपनी सच्चाई जानने के बाद गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है, मगर फिर भी घायल डालिया गाड़ी दौड़ा रही थी और कह रही थी कि अभी घर जाने में खतरा है। तभी बर्नार्ड उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देता है। अगली सुबह मेसन, डालिया और एबी को हम उसी के घर में देखते हैं। दूसरी तरफ बर्नार्ड और नाडिया अपनी टीम से आगे के प्लान के बारे में बात कर रहे थे। वो कहता है कि पोलो मर गया तो क्या हुआ, जोएना उसके प्लान को पूरा करेगी। वो रशियन प्रेसिडेंट को मारेगी और अपने भ्रष्ट मिनिस्टर को उस जगह बैठाकर वहां के सैटेलाइट खरीद लेगी। हमारे पास सिर्फ 30 घंटे हैं, हमें कुछ करना होगा। नाडिया मुश्किल बताते हुए कहती है कि G8 की सिक्योरिटी व्हाइट हाउस से भी ज्यादा टाइट है, आखिर हम लोग अंदर जाएंगे कैसे? इधर फ्रांस में जोएना पोलो के मरने पर बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी और वो एडगर को संभालती है। इसके बाद वो घर से निकलकर हैकर एडिसन से मिलने के लिए जाती है। हैकर बोलती है कि उसके लिए ये काम करना नामुमकिन है, लेकिन जोएना उसे धमकी देती है कि अगर उसने काम नहीं किया तो वो उसकी बेटी को जान से मार देगी। अब उसके पास सिर्फ 27 घंटे बचे थे। नाडिया मेसन से मिलने के लिए उस कमरे में जाती है जहां उसे बांध कर रखा गया था। वो उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है। मेसन अपनी सफाई देता है कि वो बस अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बचाना चाहता था। नाडिया उसके हाथ खोलती है और बताती है कि अगले काम के लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बर्नार्ड डालिया से मिलने के लिए जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। डालिया उसे पूछती है, आखिर तुम मुझे मारने नहीं आए हो तो फिर क्या करने आए हो? तभी मेसन कमरे के अंदर आता है। डालिया बताती है कि नाडिया ने उसका इलाज किया, वो भी काफी अच्छे से। मेसन ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। मेसन नीचे आता और फिर बर्नार्ड आगे का प्लान समझाना शुरू करता है। वो कहता है कि हमें हथियार बहुत ही सावधानी से अंदर लेकर जाने होंगे, क्योंकि अगर जोएना को भनक लग गई तो वो एक इशारे में किसी को भी अपना हथियार बना सकती है, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या सिक्योरिटी गार्ड, किसी को भी। मेसन एबी को सेफ जगह पहुंचाना चाहता था। नाडिया भी मेसन के साथ रहना चाहती थी, ये देखने के लिए कि कहीं वो पीठ पीछे फिर से धोखा न दे दे। एबी मेसन से अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो कहीं नहीं जाना चाहती। मेसन उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मार दिया गया तो तुम अपनी बेटी से कैसे मिलोगी? इधर फ्रैंक फिर से किसी को मैसेज करता है, इसका मतलब कि वो फिर से धोखा देने वाला था, ये तो आगे पता चलेगा। मेसन और बर्नार्ड एक दूसरे से बात करते हैं और बर्नार्ड अपनी गलती मानता है कि उसने मेसन से उसके डैड को छीन लिया। ये गलती उसे हर दिन याद आती है और उसे इस बात का बहुत पछतावा भी है। इसके बाद सब लोग निकलने की तैयारी करते हैं। नाडिया, मेसन और एबी दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ डालिया किसी को कॉल लगाती है और जोएना भी अपनी टीम के साथ निकलती है। सुबह होते ही पूरी टीम स्कॉटलैंड पहुंचती है। जेम्स सोचने लगता है कि अगर वो लोग नाकाम हो गए तो उन लोगों का क्या होगा जिनकी जिंदगियां वो लोग बर्बाद करते हैं। बर्नार्ड सेलिन के बारे में कहता है, तुमने आज तक उसे बचा कर रखा, हम जिससे प्यार करते हैं हम उसे बचा ही लेते हैं, बस जो कर रहे हो वही करते रहो। दूसरी तरफ नाडिया मेसन और एबी को लेकर एक बड़े घर के सामने रुकती है। एबी नाडिया से पूछती है, क्या हम पहले अच्छे दोस्त थे? नाडिया कहती है हाँ। एबी पूछती है, मेसन ने मेरे साथ जो भी किया क्या तुम उसके बारे में जानती थी? नाडिया कहती है नहीं। जोएना अब उस होटल में पहुंच जाती है जहां रशियन प्राइम मिनिस्टर ठहरे हुए थे। वो प्राइम मिनिस्टर से मिलती है और उन्हें 1200 करोड़ का ऑफर देती है। वो बताती है जैसे ही हम रशिया के प्रेसिडेंट को मार देंगे और आप सैटेलाइट का कंट्रोल हमें दे देंगे, वैसे ही पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर कहता है, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। ये सैटेलाइट बहुत ज्यादा पावरफुल है, पैसा मिलते ही मेरा वजूद खत्म हो जाएगा।
जाएगा। उसके बाद तुम मेरे परिवार के सामने कभी नहीं आओगी। हैकर एडिसन अभी भी अपने काम पर लगी हुई थी और इस बार वो अपने काम में कामयाब हो जाती है। मेसन एबी से बात करता है और उसके दिमाग को इरेज कर देने के लिए उससे माफी मांगता है। वो भरोसा दिलाता है कि वो उसे प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करेगा। एबी उस दिन को याद करती है जब वो दोनों एक दिन बहुत करीब आ गए थे, लेकिन नींद में मेसन नाडिया का ही नाम बड़बड़ा रहा था। उसके बाद से उसे ये बार बार महसूस होने लगा कि जैसे मेसन उसके अंदर नाडिया को ढूंढ रहा था। खैर, अब इसके बाद मेसन और नाडिया निकलने वाले थे। जाने से पहले वो एबी से कह देता है खुद को सेफ रखना और उसे एक बंदूक देता है। मेसन वापस आने का भरोसा देता है, लेकिन एबी कहती है कि वो अब थक चुकी है। वापस आने के बाद फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। मेसन अपने मिशन पर चला जाएगा और वो अपनी बेटी के साथ अकेले रह जाएगी। वो अब नाडिया से पूछती है, तुम्हारे वापस आने की वजह कहीं मेसन तो नहीं? नाडिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। एबी पूछती है, जानती हूँ तुम इससे नफरत करती हो, मगर क्या तुम इससे प्यार करती हो? अब सच बता भी दो। नाडिया बोलती है, काश प्यार ना करती। एबी मेसन से पूछती है, क्या तुम इससे प्यार करते हो? मेसन इसका जवाब नहीं देना चाहता और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एबी बोलती है, अगर ऐसा है तो फिर चलो, मैं, तुम और हमारी बेटी कहीं दूर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मेसन इसके लिए मान जाता है और अपनी पत्नी को किस करता है। जोएना जैसे ही देखती है कि हैकर अपना काम पूरा कर चुकी है, वो आखिरी ऑर्डर देती है, सारे चिप एक्टिवेट कर दो। शार्लट हैकर के सिर पर बंदूक रखती और बोलती है, अभी तुरंत करो। हैकर कीबोर्ड पर एंटर प्रेस कर देती है। इसके बाद अचानक एबी के सिर में कुछ होने लगता है। वो पीछे मुड़ती और बंदूक उठाकर मेसन को गोली मार देती है। नाडिया तुरंत एबी से लड़ने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि एबी के सिर के अंदर माइंड कंट्रोल चिप लगा हुआ है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। एबी नाडिया के पेट में चाकू घोंप देती है और फिर मेसन पर भी चाकू से लगातार हमला कर देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। इतना करने के बाद वो खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाती है। नाडिया मेसन को संभालने की कोशिश करती है, जो अब मरने के कगार पे था। दोनों किसी तरह घर से बाहर निकलते हैं और वो मेसन को गाड़ी में डालती है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं, लेकिन जैसे ही नाडिया ड्राइविंग सीट पर बैठती है, वो देखती है कि मेसन दम तोड़ चुका था। बर्नार्ड और पूरी टीम गाड़ी के सामने पहुंचती है और उन्हें गाड़ी के अंदर मेसन मरा हुआ मिलता है और नाडिया बेहोश पड़ी हुई थी। वो सभी लोग नाडिया को घर के अंदर लेकर आते हैं और जेम्स उसकी चोट का इलाज करता है। बर्नार्ड घर के अंदर आता है और हर जगह खून देखकर ये समझने की कोशिश करता है कि अंदर आखिर क्या हुआ होगा। उसे समझ आ जाता है कि एबी असल में जोएना की बनाई हुई एसासिन थी, जिसके दिमाग के अंदर माइंड कंट्रोल चिप लगा हुआ था। कुछ देर में नाडिया को होश आ जाता है। बर्नार्ड उन सबको बता देता है कि एबी ने ही मेसन को मारा है, क्योंकि उसके अंदर माइंड कंट्रोल चिप लगा हुआ था और ये सब मैंटिकोर ने किया है। इसके बाद एबी G8 समिट में जाने वाले 2 जर्नलिस्ट का पीछा करती है। वो उनका कुछ सामान चुराती है और फिर उनके घर के अंदर चली जाती है। वो उन दोनों जर्नलिस्ट को मारकर उनका सारा सामान चुरा लेती है और खुद एक जर्नलिस्ट बन जाती है, ताकि आसानी से G8 में उसे एंट्री मिल सके। उधर अपर्णा जोएना से मिलने के लिए आती है। जोएना उसे बता देती है कि एबी ने मेसन और नाडिया को मार डाला होगा। वो कहती है, अगर तुमने ये काम पहले कर दिया होता तो आज पोलो जिंदा होता और हमारे साथ जश्न मना रहा होता। अब एबी रशियन प्रेसिडेंट को मारेगी और सिटाडेल उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए तुम्हें उन सबको खत्म करना होगा और कुछ भी करके पोलो के मिशन को पूरा करना होगा, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगी। इधर सुबह नाडिया की नींद खुलती है। बर्नार्ड अपनी टीम को तुरंत निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि G8 2 घंटे में शुरू होने वाला था। वो खुद जोएना को ढूंढने के लिए जाने वाला था। वो जाते जाते सभी को अपना प्लान समझा देता है। नाडिया भी इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर डालिया कुछ तस्वीरें देख रही थी और फिर वो अपनी बंदूक लोड कर लेती है। फ्रैंक अपने सोर्सेस से खबर लगाता है कि जोएना किस होटल में रुकी हुई है और वो ये बात बर्नार्ड को बता देता है, लेकिन बर्नार्ड अब खुद पर इल्जाम लगा रहा था कि उसकी वजह से मेसन की जान गई, क्योंकि उसी ने मेसन को इस एजेंसी में लाया था। वो फ्रैंक से कहता है कि मैं कैसे भी करके इस मिशन को पूरा करूंगा और अगर मैं वापस नहीं लौटा तो वादा करो कि तुम इस मिशन को पूरा करोगे। फ्रैंक उसे भरोसा देता है। इसके बाद G8 समिट शुरू होता है। बिल्डिंग के बाहर रिपोर्टर्स की भारी भीड़ लगी हुई थी। एबी फर्जी रिपोर्टर बनकर अंदर चली जाती है और उसके बैग में बड़े बड़े हथियार होते हैं। फ्रैंक G8 बिल्डिंग के सामने ही एक गार्ड को बेहोश कर देता है और उसकी यूनिफॉर्म पहन लेता है। जेम्स, नाडिया और सेलिन भी G8 समिट पहुंचते हैं। पहले उनकी चेकिंग होती है और शुरुआत में उनका ID मैच नहीं होता, लेकिन आखिरकार उनका नाम लिस्ट में मिल जाता है और उन्हें अंदर जाने दिया जाता है।
जोएना शार्लेट को समझा देती है कि पूरा काम होने के बाद हवाई अड्डे पर मिलना और हम ठीक 1 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ डालिया एक स्कूल के सामने खड़ी थी, शायद उसी लड़की से मिलने के लिए जिसे वो फोटो में देख रही थी। एबी G8 बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और फ्रैंक अभी भी सिक्योरिटी गार्ड बनकर बिल्डिंग में घूम रहा था। आखिरकार नाडिया और उसकी टीम भी एबी को रोकने के लिए वहां पहुंच जाती है, मगर साफ दिख रहा था कि नाडिया पूरी तरह फिट नहीं थी। उधर डालिया मेलकॉम नाम के आदमी को कॉल लगाती है जो जोएना की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को 1200 करोड़ देने वाला था। डालिया उसे धमकी देते हुए कहती है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे दो और मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगी। मुझे पौलो ब्रागा की सारी दौलत चाहिए। अब आखिरकार रशियन प्रेसिडेंट का काफिला G8 समिट पहुंच जाता है। नाडिया की नजर एबी पर पड़ती है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी उन तीनों को रोक लिया जाता है। वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि वो CIA से हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। सेलिन चालाकी से उस गार्ड का एक्सेस कार्ड चुरा लेती है और वो तीनों सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं, मगर तभी बीच रास्ते में उन्हें अपर्णा मिल जाती है, जिससे तीनों का लड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। इधर एबी प्रेसिडेंट को मारने के लिए स्नाइपर राइफल रेडी करती है। जेम्स किसी तरह अपर्णा को रोकता है और नाडिया को आगे जाने को बोलता है। आखिरकार जेम्स किसी तरह अपर्णा को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और सेलिन को संभालता है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे देखता है अपर्णा गायब थी। जेम्स सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की मरती क्यों नहीं। एबी निशाना लगाने के लिए अपनी पोजीशन ले रही होती है, लेकिन तभी उसे छुपना पड़ता है क्योंकि ऊपर हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहा था। दूसरी तरफ बर्नार्ड उस होटल पहुंचता है जहां जोएना ठहरी हुई थी। वो कमरे के बाहर आते ही किसी जंगली जानवर की तरह गार्ड्स पर टूट पड़ता है। जोएना ये देखकर बेहद घबरा जाती है। एबी स्नाइपर रेडी करती है और किनारे पर जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही प्रेसिडेंट की गाड़ी आकर रुकती है, एबी निशाना लगाती है। प्रेसिडेंट गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगते हैं। फ्रैंक तुरंत अपनी फ्लैश लाइट प्रेसिडेंट की गाड़ी के नीचे फेंक देता है ताकि डिस्ट्रैक्शन हो। एबी निशाना साध कर जैसे ही ट्रिगर दबाने ही वाली होती है, नाडिया वहां पहुंचकर उसे रोक देती है। एबी उसे फुसलाने की कोशिश करती है, क्या तुम सच में अपनी दोस्त पर गोली चलाओगी? तुम जिससे प्यार करती थी, मैं उसकी पत्नी हूँ। मैं वापस नहीं लौटी तो मेरी बेटी को तुम क्या जवाब दोगी? लेकिन नाडिया बिना सोचे उसके हाथ पर गोली मार देती है। उधर बर्नार्ड जैसे ही होटल के कमरे का दरवाजा खोलता है, वो आखिरी गार्ड को भी गोली मार देता है। अब उसके सामने जोएना अकेली खड़ी थी। जोएना मुस्कुराते हुए कहती है, माइक्रोचिप एक्टिवेट हो चुका है, अब हमारे हथियार को कोई नहीं रोक सकता। बर्नार्ड बड़े आराम से सोफे पर बैठता और कहता है, मैं भी तो यही चाहता हूँ। दूसरी तरफ फ्रैंक बटन दबाता है जिससे कि फ्लैश लाइट बॉम्ब की तरह गाड़ी को उड़ा देती है। एबी नाडिया के हाथ को पकड़कर खुद पर गोली चलवा लेती है। बॉम्ब ब्लास्ट देखकर जोएना एकदम हैरान रह गई थी। फ्रैंक रशियन प्रेसिडेंट की मदद करने के लिए आगे जाता है और उनके सीने में एक सिरिंज इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि वो छटपटाने लगते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद बर्नार्ड जोएना से कहता है, सिर्फ तुम ही नहीं थी जो प्रेसिडेंट को मरवाना चाहती थी, मैंने भी प्राइम मिनिस्टर को एक अच्छा ऑफर दिया था जिसे वो ठुकरा नहीं पाए। जोएना डर के मारे बोलती है, मुझे जिंदा रहने दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन बर्नार्ड उसे गोली मार देता है क्योंकि जोएना की वजह से ही मेसन की जान गई थी। उधर आखिर में एबी भी दम तोड़ देती है। सब कुछ खत्म होने के बाद आखिर में टीम फिर से मिलती है। जेम्स सोचने लगता है कि आखिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट मर कैसे गए। बर्नार्ड उसके सामने कबूल करता है ये सब उसी का प्लान था। ये सब सुनकर जेम्स, सेलिन और नाडिया हैरान होते हैं। फ्रैंक कहता है, ये हमारा प्लान था। बर्नार्ड बताता है, हमें उन सैटेलाइट्स का कंट्रोल चाहिए था। नाडिया गुस्से में कहती है, एबी और मेसन आपकी वजह से मर गए, क्या वो आपके लिए सिर्फ मोहरे थे? बर्नार्ड समझाता है कि आज हमने जो कुछ भी किया वो हमसे कहीं ज्यादा बढ़कर है। प्राइम मिनिस्टर गद्दी संभालेंगे और हम आज तक की सबसे खतरनाक सैटेलाइट को मैंटिकोर से दूर रख पाएंगे, जिससे हम अपने दुश्मनों को मार सकेंगे। नाडिया को शक होता है कि बर्नार्ड को पहले से पता था कि एबी ही कातिल है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सब लोग स्कॉटलैंड से निकलने के लिए प्लेन में बैठते हैं और वहां उन्हें डालिया भी मिलती है। डालिया बर्नार्ड से पूछती है, जोएना को तुमने मार डाला? बर्नार्ड हाँ कहता है। डालिया दिखाती है कि अब उनके पास 32 अरब हैं। बर्नार्ड रशिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल लगाता है और उसे समझाता है कि जोएना की जगह अब वो उससे डील करेगा। वो कहता है कि वो तुम्हें 12 मिलियन दे रही थी, लेकिन मैं तुम्हें 24 बिलियन दूंगा। तुम्हें यह सौदा मंजूर है या नहीं? इसके बाद सेलिन की मदद से सिटाडेल को रशियन सैटेलाइट का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। डीकमीशन एंगेज होते ही सारे रशियन सैटेलाइट्स ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है ब्लास्ट हुए सैटेलाइट्स के टुकड़े उल्का पिंड की तरह नीचे गिर रहे थे। बर्नार्ड का मानना था कि इतनी बड़ी ताकत किसी के पास नहीं होनी चाहिए थी। कहानी 2 महीने आगे जाती है। नाडिया ओरेगन में मेसन और एबी की कब्र पर जाती है, लेकिन
लेकिन तभी उसे मिलने के लिए बर्नार्ड आता है। वो पूछता है मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा। नाडिया बोलती है आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। बर्नार्ड समझाता है हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, मगर नाडिया चिल्लाती है किसकी सुरक्षा, तुमने पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया। वो पूछती है क्या तुम्हारी बेटी सेफ हाउस में है। बर्नार्ड साफ कहता है मेरी बेटी सेफ नहीं है, इसी वजह से मैं अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाता। मैं बस सबको सेफ रखना चाहता हूँ। तुम्हें रिटायर होने का कोई हक नहीं, तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा अपनी बेटी के खातिर। नाडिया बोलती है अपनी बेटी के लिए ही तो मैं ये नहीं करना चाहती, वरना वो भी तुम्हारे लिए मोहरा बन जाएगी और मैं वो नहीं होने दूंगी जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया था। बर्नार्ड कहता है मैंटिकोर तुम्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। नाडिया कॉन्फिडेंट होकर बोलती है आने दो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। नाडिया बर्नार्ड को एक फोन देती है जिसमें सिटाडेल के उन एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन थी जो नाडिया और मेसन की तरह जिंदा बच गए थे और आगे के मिशन में बर्नार्ड की मदद कर सकते थे। अब बर्नार्ड को इन लोगों को ढूंढना था। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अपर्णा जैसे ही अपने घर आती है, नाडिया बंदूक लेकर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और पूछती है एक कप कॉफी हो जाए। और इसी के साथ सिटाडेल सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।